नमस्कार साथियों, मैं एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। अपनी कुछ योजनाएं जो पेंडिंग चल रही थी, जैसे अपने शैक्षिक और बाल कल्याणकारी योजना लगभग सारी निपटा दी है। अब ये अन्य योजना में कुछ बाकी चल रही है, तो वो भी अपन लास्ट क्लास में इसमें देख लेते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको लग रहा हो कुछ योजनाएं छूट गई हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना। तो उस बची हुई योजना को हम एक अलग क्लास में समझा देंगे आपको। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब मैं आगे कुछ योजनाएं लेके आपके आज खत्म कर दूंगा पूरी क्लास को। तो जैसा कि अपन अगली योजना की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब एकल नारी कौन कौन सी हो सकती है? एक तो एकल नारी कौन हो सकती है? विधवा हो सकती है जिसके पति का देहांत हो गया हो। एक एकल नारी कौन हो सकती है? जो तलाकशुदा हो, जिसके पति ने उसको तलाक दे दिया हो। तीसरी एकल नारी कौन हो सकती है? परित्यक्तता। परित्यक्तता का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि बहुत से पुरुष जो दो शादियां कर लेते हैं, एक को बाहर निकाल देते हैं, एक को रख लेते हैं, या फिर आपने अपने 3 तलाक सुना होगा, जिसमें एक अवैधानिक रूप से कह दिया जाता था तलाक तलाक तलाक, और उस प्रकार से उनका तलाक मान लिया जाता था, मगर संवैधानिक रूप से ये गलत है। तो इस कंडीशन में जो महिला परित्यक्तता है, जिसको मतलब पति द्वारा छोड़ दिया गया है, सीधी सी भाषा में कहा जाए तो उन तीनों महिलाओं के लिए, कौन कौन सी महिलाओं के लिए? एक तो अपनी महिला कौन सी होगी? विधवा होगी। एक अपनी कौन सी महिला होगी? तलाकशुदा होगी। एक अपनी कौन सी महिला होगी? तो परित्यक्ता। कुल मिला के एकल नारी है, यानी कि अकेली रह रही है। तो इन एकल नारी महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने क्या चालू करी है? पेंशन चालू करी है, पर मंथ। क्या चालू करी है? पेंशन। अगर बालिका 18 से 75 वर्ष के मध्य है, 18 साल से ऊपर है और 75 वर्ष के अंदर है, तो उस कंडीशन में बालिका को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 1000 रुपये प्रति माह। वहीं उसकी उम्र 75 प्लस हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको 1500 रुपये दिए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, आगे वाली योजना पे चलते हैं। अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे, योजना में कुछ खास रहा नहीं है। ठीक है, अगली योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। विशेष योग्यजन, पहले आपको पता हो तो एक शब्द आता था विकलांग, मतलब कुछ लोगों को विकलांग कहा जाता था। फिर अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि आज से इनको विकलांग नहीं कहकर क्या कहा जाएगा? दिव्यांग कहा जाएगा, और दिव्यांग कहा जाएगा। उसी प्रकार राजस्थान ने भी एक शब्द का इजाद कर दिया, उसको कहा गया विशेष योग्यजन, मतलब विकलांग नहीं कहा जाएगा। कुल मिला के ऐसे जितने भी लोग हैं दिव्यांग, उन दिव्यांग लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या चालू करी है? तो पेंशन। क्या चालू करी है? पेंशन। और वो पेंशन कितनी है आपकी? तो अगर वो बहु बालक 75 वर्ष तक का है, मतलब व्यक्ति अगर 75 वर्ष तक जाता है, तो उसकी जो अपने पेंशन होगी 1000 रुपये प्रति माह रहेगी। अगर व्यक्ति 75 से अधिक जीता है, प्लस जाते हैं, तो 1250 रुपये उसको प्रति माह पेंशन दी जाएगी। उसी प्रकार पर अगर आगे की बात करें, अगर व्यक्ति इसके अलावा, विकलांगता के अलावा, दिव्यांगता के अलावा किससे ग्रसित हो? कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, यानी कि कुष्ठ रोग ग्रसित वालों को भी इसमें शामिल किया गया है, और उसकी पेंशन बढ़ाकर टोटल कितनी कर दी है? तो 2500 रुपये प्रति माह। वहीं अगर आगे चलते हैं, अगर व्यक्ति सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है, सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है, तो सिलिकोसिस रोग के लिए उसे 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सिलिकोसिस रोग के लिए अपन आगे सिलिकोसिस नीति में चर्चा करेंगे। ठीक है, देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, 2500 रुपये प्रति माह, जो मैंने यहाँ पे कुष्ठ रोग में बता दिया आपको। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट ही चल रहा हूँ। ठीक है, पालनहार योजना। अगली कौन सी योजना थी? पालनहार योजना। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पालनहार योजना को, देखो सुना ही होगा, आपके आसपास चल ही रही है। ठीक है, अब ये पालनहार योजना कौन से बच्चों के लिए? तो अनाथ बच्चे होते हैं। कौन से बच्चे होते हैं? अनाथ बच्चे। अब अनाथ बच्चे यानी कि जिसके माता और पिता दोनों नहीं हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये भी बताई गई है, अगर पिता की मृत्यु हो गई और माता का हो, जेल में हो, कारावास में हो। तीसरी कंडीशन ये बताई गई है कि माता की मृत्यु हो गई और पिता का हो, जेल में हो। चौथी कंडीशन बताई गई है कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। उसके बाद बताई गई है HIV या एड्स से संबंधित हो उनके माता पिता, और माँ क्या हो? विधवा हो।
पिता की मृत्यु हो गई हो, तो जिस जिस बालक में ये कंडीशन पाई जाएगी उन उन बालकों के लिए गवर्नमेंट ने पेंशन की सुविधा की है। 0 से 6 वर्ष का अगर बालक है तो उस कंडीशन में कितने रुपए दिए जाएंगे? 1500 रुपये। और वहीं 6 से 18 वर्ष का जो बालक है उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? महीना 2500 रुपये। 18 वर्ष से क्या देंगे? जिंदगी भर थोड़ी खिलाएंगे। 18 वर्ष के बाद वो भी कुछ छोटे मोटे काम करेगा। और इसके अलावा जो अन्य कैटेगरियां थी उसमें 0 से 6 वर्ष के लिए 750 रुपये और 6 से 18 वर्ष के लिए 1500 रुपये। इसके अलावा अगर आसपास आपके कोई इसका लाभ नहीं मिल पा रहा हो तो अभी भजन लाल सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार, वर्तमान सरकार द्वारा 181 नंबर जारी किए गए हैं जिसके थ्रू आप अगर लाभ नहीं ले पा रहे हो तो इस पे कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसी के साथ। अगली योजना आती है डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना 2022। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये पहले योजना पुरानी है मगर पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे। जैसे कि कोई लड़का जो स्वर्ण कास्ट का हो वो किसी एसटी या एससी लड़की से शादी करता हो, या कोई एसटी एससी का लड़का हो वो स्वर्ण कास्ट की लड़की से शादी करता है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट इनको 10 लाख रुपए देती है। ठीक है, अब इसका नाम सविता बेन अम्बेडकर क्यों पड़ा? क्योंकि अम्बेडकर जी ने भी इंटरकास्ट मैरिज करी थी। हिंदू स्वर्ण जाति का युवक हो या युवती हो, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का क्या हो? युवक हो या युवती हो, अगर आपस में क्या करते हैं? शादी, तो उस कंडीशन में राजस्थान सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं आप देख रहे होंगे तो राजस्थान सरकार की मैंने डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 5 लाख रुपए थी पहले, उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, जिससे उनको जीने में थोड़ी आसानी हो। अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना आती नवजीवन योजना। अब नवजीवन योजना का ये सीन है, जो आपको पता ही अपने आसपास के गांव में बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो देशी शराब बनाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अवैध शराब के कामों में जो भी परिवार लीन है या वो कर रहा है उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए एक योजना चलाएगी जिसका नाम है नवजीवन योजना। अवैध शराब के निर्माण में, भंडार में और बिक्री में लगे परिवारों के उत्थान के लिए योजना चलाई जाती है, उसका नाम क्या है? नवजीवन योजना। उनको अपनी समाज की मुख्य धारा से छोड़ने, उनको नशा मुक्ति केंद्र में जोड़ने और वहां से उनको सही रास्ते पर लाने के लिए एक इमेज है जो मैंने एनसीसी की वेबसाइट से ली है। काम का न काज का, ये नशा है दुश्मन अनाज का। ये वास्तविकता है मित्रों कि नशा खुद को तो बर्बाद करता ही करता है मगर आपके परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए नशे से दूर रहें और जितना हो सके परहेज करें। जो ले रहे हैं वो भी कोशिश करें छोड़ दें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली योजना आती विधवा विवाह उपहार योजना। जैसे कि आपको ध्यान हो, आज से लगभग 30-40 साल पहले आज भी बहुत से इलाकों में किसी विधवा का वापस विवाह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से परिवारों में ऐसी मान्यताएं रहती है, रूढ़िवादिता के, वो अपने बच्ची या जो भी विधवा हो जाती है बहू, उनका पुनर्विवाह नहीं कराते हैं। इसके लिए ईश्वर विद्यासागर जी ने बहुत बड़े कार्य किए हैं। तो उसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोई भी विधवा जो पुनर्विवाह करती है, क्या करती है, और वापस विवाह करती है, क्योंकि बहुत सी बालिकाएं 18 वर्ष की आयु में शादी करती है, 19-20 में विधवाएं हो जाती है, तो उनकी पूरा जीवन उनको अकेले निकालना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो उसी कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर बालिका विधवा जो है वो वापस विवाह करती है, जो भी महिला पुनर्विवाह करती है, उस कंडीशन में गवर्नमेंट उनको 51,000 रुपये का उपहार देगी। ठीक है, ये विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना से संबंधित समस्याओं के लिए संपर्क कर सकते हैं आप ही। आगे चलें। अगली आती है, मैंने बात करी थी ईश्वर चंद विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित, महादेव गोविंद रानाडे, वीर सलिंगम पंतुलु।
इन सभी का नाम आपने कहीं न कहीं सुना होगा। ये वह व्यक्ति है जिन्होंने विधवा का पुनर्विवाह कराने में आज़ादी से के समय बहुत बड़े योगदान और संघर्ष किए हैं। इन्हीं के संघर्ष और प्रयासों के बाद लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जो क्या नाम से कहलाए तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। इसमें मुख्य रूप से किसी का अगर नाम आता है तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने इस विधवा विवाह में एड़ी चोटी का जोर लगाया और उसके बाद इन विधवा पुनर्विवाह को चालू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली योजना आती है शक्ति सदन योजना, जो आई अपने 2022-23 में। अब इस योजना के बारे में आपको चीज बता दूं कि इसमें दो योजनाएं, एक आती स्वधार गृह योजना, एक आती उज्ज्वला योजना। स्वधार गृह योजना में वो है जो महिलाएं घर से निकाली गई है, घर से महिलाएं निकाल दी गई हो या फिर बेसहारा हो, ईटीसी। और ये है अपनी उज्ज्वला योजना, जिसके अंदर वह महिलाएं जो वेश्यावृत्ति में लीन हो, तो इन दोनों महिलाओं को एक अच्छी जगह आवास मिले, वहाँ रहे, वहाँ उनका ध्यान रखा जाए, अच्छे कामों से जुड़े और अपना जीवन अच्छे से बिता सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक शक्ति सदन योजना बनाई। हुआ कुछ नहीं है, पहले चलती थी स्वधार गृह योजना जो इन महिलाओं के लिए चलती थी, जिनके लिए आवास खाना पीना सब व्यवस्था होती थी। उज्ज्वला योजना चलती थी इन वाले, अगर आपको लग रहा है उज्ज्वला योजना वो जो टंकी आपको एक घर घर में टंकी दी गई थी, तो वो अलग है, वो सेंट्रल की है और ये स्टेट की है। तो इस योजना के तहत वो महिलाएं जो वेश्यावृत्ति में कार्य कर रही हैं या करवाया जा रहा है मजबूर में, तो उनको भी आवास निवास व्यवस्थित दिया जाए, भोजन दिया जाए, उस चक्कर में योजना चलाई गई थी। तो इन दोनों को ही मिला के कंबाइन करके एक योजना बना देगी जिसका नाम है शक्ति सदन योजना। आगे चलते हैं। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। कौन सी आती है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। अगर मैं बात करूं कब भाई, तो अगस्त 2024 में। ठीक है, आयुष्मान आ रहा है, जीवन रक्षक आ रहा है, तो अपने क्या याद रखना है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है और इनके मंत्री कौन है, तो अपने ध्यान रखना है गजेंद्र सिंह खिमचंद। आपने इस योजना के बारे में जरूर सुना होगा। मान लो खुदा ना खास्ता आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आपको दिख रहा हो, तो आप उसे देखकर अनदेखा करके चले जाते हैं तो आपको नुकसान भी होगा हालांकि, और आपकी आत्मीयता अगर गवा दे, उसकी हेल्प करनी तो आपको हेल्प जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी अगर रास्ते में किसी राहगीर का अगर आपको दुर्घटना दिख जाए तो आपको रुक कर उनकी मदद करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस बातें नोटिस करी है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है लोग घेरा बना के देखते हैं, बहुत से लोग उसको हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं सोचते हैं, एम्बुलेंस को फोन करते थे, एम्बुलेंस को आने में भी बहुत टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जो उस दुर्घटना वाले स्थान पर मौजूद हो और उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचा दे, क्या करते हैं, तत्काल फास्ट, यानी कि जैसे दुर्घटना हुई कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है वो सीधा उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, तो उस कंडीशन में राजस्थान सरकार द्वारा 5,000 रुपये दिए जाते थे, जो वर्तमान में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए। तो आशा करें एक तो दुर्घटना किसी की हो नहीं, हो तो हेल्प जरूर करें, और हेल्प करोगे आप तो आपको सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन राशि और एक सर्टिफिकेट मोमेंटो के रूप में दिया जाएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो किसी भी दुर्घटना हो रहे स्थल पर व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाए, एम्बुलेंस से या किसी का वेट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग खाली उस जान को देखते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाना ही इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अगर आप पहुंचाते हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा आपको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, अगली बात करें, सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार देगी 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जो जून 2021 में आई। नोडल विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। अब इसमें कहा गया है एक वह कैटेगरीज, एक तो वह जो अनाथ बच्चे हों, एक वह जो विधवा महिला हो, एक वही विधवा महिला के बच्चे हों।
कहा जा रहा है कोरोना एक ऐसी घातक समस्या बीमारी थी, महामारी थी, जिसके तहत हजारों लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर चले गए। तो उन परिवार के बच्चों जो बेसहारा हो गए, उन बेसहारा बच्चों के लिए, उन जिनका पति गुजर गया कोरोना से, उन विधवा महिलाओं के लिए, उनके पिता के गुजरने के बाद विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल चलाई, जिसमें उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ न कुछ सहायता दी जाती थी। लेकिन इसमें कहा गया, अगर व्यक्ति या माता, जैसे दो अगर अनाथ बच्चे की बात करें तो माता पिता दोनों ही नहीं होते हैं, तो कहा जा रहा है कि इनमें से अगर माता पहले देहांत हो चुका है और पिता का कोरोना में देहांत हुआ है, कुल मिला के दोनों में से एक का कोरोना में ही देहांत होना चाहिए, तब जाके वो किस योजना का मुख्यमंत्री कोरोना सहायता का प्रतिभागी रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं, इसमें 3 कैटेगरी, एक बताई अनाथ बच्चे, दूसरी बताई विधवा महिला और तीसरी बताई विधवा महिला के बच्चे। तो पहले मैं बात करता हूं अनाथ बच्चों की। किसकी बात करता हूं? अनाथ बच्चों की। गवर्नमेंट ने कहा जिसके माता या पिता कोरोना में स्वर्गवास सिधार गए हैं, उन बच्चों के लिए अपन तत्कालीन सहायता कितनी देंगे? 1 लाख रुपए। कितनी देंगे? मतलब जैसे ही उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उस कंडीशन में उन बालकों को 1 लाख रुपए तत्काल रूप से दिए जाएंगे, जिससे वो अपना जीवन यापन करें। उसके बाद कहा प्रति माह पेंशन भी देनी है। कितनी देनी है? प्रति माह। जब तक बालक 18 वर्ष का नहीं हो जाता उसको 2500 रुपये क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी प्रति माह। उसके अलावा 2000 रुपये उसको प्रति वर्ष दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? तो प्रति वर्ष 2000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी बैग, कपड़े, स्कूल जाने के लिए जो भी सुख सुविधाएं चाहिए होती है वो खरीद सके, जो प्रति वर्ष 2000 रुपये में दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही बालक 18 वर्ष पूर्ण करेगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उन 5 लाख रुपए से वो अपना छोटा मोटा धंधा स्टार्ट करे, जिससे आगे वो जीवन यापन कर सके। इसके अलावा जो बालक है, अनाथ बच्चा है, जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में भी इसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप कहोगे कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कौन सी है, तो आपको ध्यान होगा ग्रेजुएट बेरोजगार, स्नातक बेरोजगार। उन स्नातक बेरोजगारों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अगर आपको याद हो तो अभी भी दिया जाता है। फर्क इतना था, पहले कहीं जाना नहीं पड़ता था, अभी अगर आप भत्ता ले रहे हैं तो आसपास के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आपको काम करना पड़ता है। अब उस भत्ते में अभी वर्तमान में राशि बढ़ाकर बालकों के लिए 4000, महिलाओं के लिए 4500 रुपये, और जो जेंडर चेंज अपने थर्ड जेंडर है उनके लिए भी 4500 रुपये किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो उस योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा संबल, युवाओं को संबल देने वाली योजना में भी अनाथ बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें, दूसरा कैटेगरी मैंने बताई विधवा महिला। कौन सी महिला? तो कहा गया है कि विधवा महिला वाली कंडीशन में तत्कालीन सहायता तो कितनी देंगे अपन? 1 लाख रुपए। अपन नहीं, राजस्थान सरकार। फिर बात करते प्रति माह कितने रुपए मिलेंगे पेंशन के रूप में? 1500 रुपए। क्या दी जाएगी? 1500 रुपए। 1500 रुपये पेंशन। वही बात करें विधवा महिला के बच्चे, उनको प्रति माह पेंशन कितनी दी जाएगी? 1000 रुपये, और प्रति वर्ष कितने रुपए दी जाएंगी? 2000 रुपये, जिससे वो अपने पूरे साल की कॉपी किताब, जो भी बैग वगैरह, कपड़े, ड्रेस स्कूल की खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो आशा है आपको योजना समझ में आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 2021 में आई। सामाजिक न्याय अधिकार विभाग की 3 कैटेगरियाँ बताई मैंने, विधवा के बच्चे और अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चों के लिए तत्कालीन सहायता 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपए। प्रति माह कितनी दी गई? 2500 रुपये। 18 वर्ष तक ही, 18 वर्ष के बाद वो खुद भी काम करेगा। 2000 रुपये प्रति वर्ष दिया गया। 18 वर्ष के बाद 5 लाख रुपए देंगे, जिससे वो छोटा मोटा धंधा कर सकें। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? अनाथ बच्चे को दी जाएगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत। दूसरी चीज बात करें विधवा महिला की, 1 लाख रुपए तत्काल दिए जाएंगे, और अपने 1500 रुपये उसको प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। फिर बात करें विधवा महिला बच्चों की, विधवा महिला बच्चों में भी क्या कहा गया? प्रतिमाह पेंशन 1000 रुपये दी जाएगी, और पूरे साल के 2000 रुपये दी जाएंगे, जिससे बच्चा पूरे साल में जो भी उसके छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो उसे निकाल सके। ठीक है, आशा योजना आपको समझ में आ गई होगी। अगली योजना की बात करूं, राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब आई है? तो अक्टूबर 2019 में। वैसे देखो माना दिया गया है, एक भारत सरकार की नज़रों से देखें सबसे पहले अगर सिलिकोसिस नीति लाने वाला कोई राज्य है तो वो हरियाणा है।
मगर राजस्थान वालों ने पिछली वैकेंसी में सीईटी में प्रश्न पूछ लिया था, सिलिकोसिस नीति में सबसे पहले भारत में लाने वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें राजस्थान भी था, हरियाणा भी था। तो एट ए टाइम गवर्नमेंट ने राजस्थान को सही माना, जबकि सही हरियाणा था। तो इसलिए अपनों को भी अब राजस्थान ही मानना है। ठीक है। तो सिलिकोसिस रोग का संबंध फेफड़ों से होता है। अब आपको पता ही होगा सिलिकोसिस रोग कौन सा, नहीं हो तो मैं बता दूं। जो लोग खान में, माइनिंग में, या फिर मिट्टी वाले क्षेत्रों में, मार्बल में, मुल्तानी में, मतलब जहां मिट्टी उड़ रही है और वहां पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो काम करते करते वो मिट्टी उसके नाक के जरिए फेफड़ों में जाती है और उसके फेफड़े धीरे 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 मिट्टी जमने से पत्थर के हो जाते हैं। तो वो पत्थर के हो जाने के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, और उसी प्रकार बीमारी कौन सी हो जाती है, तो सिलिकोसिस। तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी लोग सिलिकोसिस रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए अपन क्या करते हैं, एक सहायता के लिए एक बढ़िया सी योजना बनाते हैं, नीति बनाते हैं। खानों में काम करने वाले मजदूरों में यह बीमारी देखने को मिलती है। सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य मानना पड़ता है। अब इस नीति के सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को स्थायी विकलांगता की श्रेणी में भी रखा गया है। स्थायी विकलांगता की श्रेणी में किसको शामिल किया गया है, तो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति को। योजना के अंतर्गत सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुनर्वास से आशय है इलाज। अगर व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है ढंग से हॉस्पिटल में, तो उस इलाज के खर्चे के लिए गवर्नमेंट कितने लाख रुपए देगी, 2 लाख रुपए देगी। फिर बात करते हैं, मृत्यु हो जाती है अगर इलाज के दौरान, तो आश्रितों को 2 लाख रुपए देंगे। आश्रित मतलब जो उस व्यक्ति पर आश्रित थे, निर्भर थे, उनके बच्चे और पत्नी, उनको कितने रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे। और अंतिम संस्कार करने के लिए भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत भी शामिल किया जाएगा, और जिसके तहत 1500 रुपये उसको प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी। ठीक है। अब ये योजना कब लागू की गई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दिन अपन ने क्या लागू कर दिया, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, जिसका एक मुख्य वाक्य था, श्रद्धा से मनुष्य क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। आगे चलते हैं। अगली योजना आती है आपके गड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता। गड़िया लोहार आप सभी जानते होंगे, जो अपने हर शहर में चौराहों या साइड में तंबू लगाकर रहते हैं। उन लोगों के लिए, गड़िया लोहार लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक योजना लाई है, जिसके तहत भवन निर्माण किया जाएगा। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब अपनी स्वाधीनता की लड़ाई में मेवाड़ को छोड़कर जंगल में घूम रहे थे या जंगलों में संघर्ष कर रहे थे, उस समय एक मात्र जाति गड़िया लोहार, उन्होंने भी उसी प्रकार प्रेरणा ली और कहा कि जब तक महाराणा प्रताप अपने विजयी यात्रा करके किलों को नहीं जीत लगते, हम भी अपने आवास में नहीं रहेंगे। ऐसी मान्यताएं हैं, कहा जाता है कि ऐसे किस्से हैं। तो उस दौरान इन्होंने भी अपने क्या कर दिए, घर त्याग दिए। कहा जाता है आज तक इन्होंने अपने घर नहीं बनाए। तो उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने क्या कहा है, जो भी गड़िया लोहार के लोग हैं, अगर वो ग्रामीण में मकान बनाना चाहते हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो उनको 150 वर्ग फीट क्या दी जाएगी, जमीन दी जाएगी। और अगर वो शहर में रहते हैं तो 50 वर्ग फीट क्या दी जाएगी, जमीन दी जाएगी, जहां वो क्या करेंगे, रहेंगे। इसके अलावा स्थायी रूप से मकान बनाने के लिए उनको 1,20,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जिससे वो क्या बना ले, मकान बना ले। अगली योजना की बात करें तो गड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान योजना। गड़िया लोहार मोस्टली लोहे के काम करते हैं। लोहे के आपके दराती, फावड़े, गेती, आपने नाम सुने होंगे, ऐसी चीजें, खिलौने, है ना, तो वो सब लोहे के बनाए जाते हैं। तो उनको कच्चा माल की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने कहा इनको धंधे में और अच्छा करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपन क्या करते हैं, गड़िया लोहार को स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। कच्चा माल क्रय करने के लिए एक बार 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जीवन में हर बार नहीं देंगे, जीवन में एक बार 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वो अपना धंधा चालू कर सके। आगे चलते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना थी राजश्री योजना, जो लगभग 1 जून 2016 में संचालित की जा रही है। अब इसमें यह होता है कि आप सभी ने सोचा होगा, गर्भवती महिलाएं जो गांवों में रहती है, उनके प्रसव के समय तत्काल प्रभाव से अगर अस्पताल नहीं लेके जाया जाए तो उससे उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं।
पहले ज़माने में क्या होता था कि अपने आसपास एक दाई टाइप कोई ना कोई होता था जो प्रसव करवाते थे। अब वो एक्सपर्ट तो होते नहीं थे, तो बहुत बार ऐसी कंडीशन होती थी जिसमें बच्चे के मरने के चांसेस रहते थे। हालांकि वो उस समय प्रसव तो करवा देते थे, मगर बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती थी जिसमें बच्चे के मृत्यु हो जाती थी, जिससे जन्म मृत्यु दर बढ़ रही थी। तो गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया, क्यों ना इस चीज़ को कम किया जाए। तो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, अगर वह गर्भवती महिलाएं अपना प्रसव कहाँ आके कराती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या शहर में हॉस्पिटल में, तो उस कंडीशन में उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, कितनी किस्तों में? तो 6 किस्तों में। लड़की के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने पर अस्पताल में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो लगभग 6 किस्तों में दी जाएगी। अगर मैं बात करूं जन्म पर, अगर बाल जन्म हुआ है लड़की का, तो उस समय कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500 रुपये। फिर बात करूं मैं वापस, अगर लड़की का 1 वर्ष का होने पर टीकाकरण हुआ है, तो उस कंडीशन में भी कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 2500 रुपये। फिर मैं बात करूं कक्षा प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है, तो उस कंडीशन में बालिका को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा छठी यानी कि 6th क्लास में प्रवेश ले लिया है, एडमिशन लिया है, तो 5,000 रुपये। वहीं 10th में प्रवेश लिया है तो 11,000 रुपये। और वहीं 12वीं कक्षा पास कर ली है तो 25,000 रुपये। इस प्रकार से कितनी सहायता? 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। उद्देश्य की बात करें, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, बेटियों के जन्म पर लगेगी 50,000 की आर्थिक सहायता। जैसे कि मैंने बताया, जन्म पर कितने देंगे? 2500 रुपये। पहले टीकाकरण पे भी कितने देंगे? 2500 रुपये। पहली में प्रवेश लेने पर कितने देंगे? 4,000 रुपये। छठी में प्रवेश लेने पर कितने देंगे? 5,000 रुपये। 10वीं में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये। और लास्ट अपने आएंगे 25,000 रुपये, जब वो क्या कर लेती है? 12वीं पास कर लेती है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगली योजना आती है आपके आस्था कार्ड योजना। कौन सी योजना? आस्था कार्ड योजना। ये योजना उनके लिए चलती है जो क्या है, मैंने पहले बात करी थी, विशेष योग्य जन है। कौन है? विशेष योग्य जन। या तो परिवार में 2 या 2 से अधिक विकलांग हो, या विकलांगता कितनी हो? 40% दिव्यांग हो। कितने दिव्यांग हो? 40% तक उनके शारीरिक दिव्यांगता हो, और यहाँ परिवार में 2 या 2 से अधिक क्या हो? दिव्यांग हो। तो इस कंडीशन में आस्था कार्ड योजना के तहत भले वो अमीर हो भले वो गरीब हो, तो वो क्या कर सकता है? बीपीएल के समकक्ष सुविधाएं ले सकता है। कहने का मतलब ये है, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल आपने सुना होगा, जो आर्थिक स्थिति से नीचे है। कहने का मतलब जो भी परिवार है जिसमें 1-2 दिव्यांग है, या फिर दिव्यांगता 40% तक है, तो उस कंडीशन में इनको आस्था कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। जो आपको दिख पा रहा होगा ऐसे उसकी इमेज है। तो इनके लिए भले वो अमीर हो भले वो गरीब हो, उनको बीपीएल के थ्रू सारी सुख सुविधाएं मिलती है जो बीपीएल वालों को मिलती है। अगली योजना है अपार कार्ड योजना। क्या आपने इसके बारे में सुना होगा? अभी बहुत हाईलाइट थी भारत सरकार द्वारा भारत के विद्यार्थियों के लिए। इसमें यूं है कि एक बार विद्यार्थी का क्या बनेगा? एक कार्ड बनेगा जो वो अपार कार्ड कहलाएगा। उसके तहत बच्चे की पेज से लगा करके जब तक वो पढ़ाई करेगा उसकी सारी डिटेल्स लाइन टू लाइन किस में होगी? अपार कार्ड के थ्रू उसमें रजिस्टर्ड होगी। यानी वो किसी एडमिशन लेने किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसको अपार कार्ड दिखाना, वहाँ पे सारी चीज़ें उसको अपार कार्ड में मौजूद होगी। जैसे आधार कार्ड होते हैं ना, आज कहीं भी जाओ अंगूठी लगाओ आधार कार्ड से काम होता है, उसी प्रकार अपार कार्ड का स्टूडेंट के लिए जीवन में उपयोगिता बनाई गई है। ठीक है, उसको किसी और कॉलेज में ट्रांसफर लेना तो अपार कार्ड के थ्रू वहाँ से वहाँ अपनी सारी चीज़ें ट्रांसफर करके एडमिशन भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर मैं अपार कार्ड की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, आगे चलें अपन। अगला आता है आभा कार्ड। कौन सा कार्ड? आभा कार्ड, ABHA, स्वास्थ्य की जानकारी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे जारी किया गया है। राजस्थान के निवासियों के लिए जारी किया जाने वाला हेल्थ कार्ड है। अब जैसे अपार कार्ड था जिसके अंदर बालक की सारी डिटेल मौजूद थी, 10वीं की मार्कशीट लगाकर ग्रेजुएशन पीएचडी की मार्कशीट, उसी प्रकार अपने आभा कार्ड में जो भी व्यक्ति जिसका इलाज चल रहा है उस इलाज की सारी रिपोर्ट्स मौजूद होगी। उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये बीमारी, उसको ये दवाई चल रही है, तो वो सारी जानकारी किस में होगी? अपने आभा कार्ड में होगी। अगर वो कहीं हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको अपना आभा कार्ड दिखाना है, जिससे उसकी पूरी जानकारी डिटेल कहाँ हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाएगी। तो उसको बताने नहीं पड़ेगा कि उसको क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें कहाँ रजिस्टर्ड होगी? अपने आभा कार्ड में। अगर आभा कार्ड की फुल फॉर्म की बात करूँ मैं, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इस प्रकार का अपना क्या बनेगा? एक कार्ड बनेगा। ठीक है, तो ये अपनी लगभग योजनाएं राजस्थान के संबंध में बात करूँ तो हो गई है। अगर आपको लगे या फिर आपको मेरे से कहीं कोई योजना छूट गई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देवें, जिससे मेरे को पता चल जाए, तो मैं उस योजना को एक बार पुनः आपको बता दूं। ठीक है, आपको जैसा भी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ बात रखनी हो, कुछ सुझाव रखना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, वहाँ आप उस प्रश्न को लिखिए जिसमें हम आगे सुधार करें। कक्षाएं नियमित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं चलें। इसके अलावा हम BSCC और BTD और इनके लिए भी सोच रहे हैं कुछ वीडियो बनाएं। आप सभी का सहयोग और साथ ऐसे ही बनाई करें और आगे से आगे जुड़ते रहें। पढ़ाई आपकी अच्छे से अच्छी चल रही होगी, ये मेरी आशा है, क्योंकि जीवन का आपका लक्ष्य फिलहाल पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके आपको क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आप आपके माता पिता को आंखों का तारा हैं। जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, उनको खुशी ढंग से नहीं होगी। तो आप सिलेक्शन लें और उनको गौरवान्वित महसूस कराएं कि मेरे पुत्र या पुत्री ने आज सिलेक्शन लिया है, आज इसमें जॉब ली है। ठीक है, तो आशा है आपसे आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही साथ बने रहें, साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।